प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 6 प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन, इस अध्याय में आपको हम बाढ़ आपदा के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको सूखा आपदा के बारे में अध्ययन करवाए थे और आने वाले वीडियो में आपको भूकंप के बारे में अध्ययन करवाएंगे। लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए कि बाढ़ आपदा क्या है। तो किसी बड़े भूभाग में किन्हीं भी कारणों के द्वारा जल भराव जिससे जनधन की अपार क्षति होती है, इसे ही बाढ़ आपदा कहा जाता है। मतलब किसी भी कोई भी बड़ा भूभाग हो जहाँ पर अकारण रूप से अत्यधिक मात्रा में जल का भराव हो जाता है और जनधन की अपार क्षति होती, इसे ही बाढ़ आपदा कहा जाता है। जलाशयों में पानी की वृद्धि होने तथा भारी वर्षा के कारण नदी के अपने किनारों को लांघने तथा तेज हवाओं और चक्रवात के कारण बांधों के फटने से विशाल क्षेत्रों में अस्थायी रूप से पानी भरने से ही बाढ़ आती है। बाढ़ आने के उत्तरदायी कारण क्या है? बाढ़ की विशालता और भौतिक विभिन्नता के कारण यहाँ बाढ़ एक सामान्य आपदा है। देश में वर्षा का 80% से अधिक भाग मानसून द्वारा प्राप्त होता है। मानसूनी वर्षा की कमी या अधिकता क्रमशः सूखे या बाढ़ को जन्म देती है। तो यदि अत्यधिक मात्रा में पानी गिर गया, मानसूनी वर्षा होती है, और यदि अत्यधिक मात्रा में पानी गिर गया तो बाढ़ आएगी, या कम पानी गिरा तो सूखा उत्पन्न हो जाता है। किए गए हैं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने के कारण बाढ़ आपदा निरंतर और अत्यधिक हानिकारक होती जा रही है। बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के सामान्य कारक यहाँ दिए हुए हैं। देखिए कि बाढ़ के उत्तरदायी कारण क्या हैं। तो बांध, तट बांध एवं बराज का टूटना, बांध या बांध के तट का टूट जाना, नदियों में गाद की दर बढ़ना, भूस्खलन होना, सड़क और निर्माण कार्यों से पानी निकास में व्यवधान उत्पन्न होना और नदियों में निर्मित बांधों में तलहट भरना और पर्यावरण विनाश एवं मृदा अपरदन तथा निक्षेप अधिक हो जाना। तो मृदा का अपरदन अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, उससे भी बाढ़ आती है। में तटबंध टूटने और बांध टूटने और बराज से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ आती है। अविवेकपूर्ण तरीके से तटबंधों का निर्माण होने, पुराने और जीर्ण हो रहे बांधों के कारण भी बांधों का खतरा उत्पन्न हो जा रहा है। हिमाचल क्षेत्र में बहने वाली नदियों में मिट्टी और गाद पानी के साथ घुल करके बह करके मैदान एवं समुद्र तटीय क्षेत्र में जमा हो जाते हैं और यह अनुमान के अनुसार हिमालय से निकलने वाली गंडक और सरजू नदी, तो हिमालय से निकलने वाली गंडक और सरजू नदी में प्रतिवर्ष 10 लाख घन फुट मिट्टी जल के साथ बह करके उत्तर प्रदेश के मैदान में जमा हो जाती है, इससे नदियों का तलहट कम हो जाता है और उसकी जल सतह ऊपर उठ जाती है। यही धाराएं बाढ़ का रूप धारण कर लेती है और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन द्वारा नदी का मार्ग अवरुद्ध होने से जलाशय बन जाते हैं और फिर उनके अचानक टूटने से प्रलयकाली बाढ़ें आती हैं। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन का एक आम क्रिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, वन कटाई और अनियंत्रित पहाड़ों की भूमि अस्थिर हो गई। हिमालय क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में औसतन 6000 घन मीटर मलबा निकाला जाता है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्रों में यदि सड़क बनाना है तो मलबा अत्यधिक मात्रा में वेस्ट होता है। हिमालय क्षेत्र में लगभग 50,000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो चुका है। सड़क निर्मित एकत्रित मलबा भी बाढ़ को आमंत्रित करता है। अब हम देखते हैं कि बाढ़ क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत में बाढ़ आपदा एक सामान्य आपदा है। भारत में विशाल मैदान तथा तटीय क्षेत्र बाढ़ के दुष्परिणाम भोगते हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में बाढ़ आना एक वार्षिक क्रिया है। इसका परिणाम सभी को भोगना पड़ता है। बाढ़ आपदा के प्रभाव क्या है? बाढ़ एक विनाशकारी आपदा है। मानव जीवन को बाढ़ से निम्नलिखित रूप से क्षति होती है। तो भौतिक क्षति, तेज गति से बहने वाले पानी के कारण भवनों को क्षति पहुंचती है और कमजोर भवन है वो बाढ़ से ढह जाते हैं और जान माल की अत्यधिक मात्रा में
हानि होती है और तेज गति से बहने से भूस्खलन की स्थिति भी पैदा हो जाती है। फिर अगला पॉइंट आता है मृत्यु और जन स्वास्थ्य। बाढ़ में डूबने से मनुष्य और मवेशियों की मृत्यु हो जाती है। महामारी, अतिसार, विषाणु संक्रमण और मलेरिया जैसे रोगों का भी फैलाव होता है। जल आपूर्ति में व्यवधान, कुएं, नलकूप और भूजल के प्रदूषण होने से स्वस्थ पेयजल की जलापूर्ति में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में व्यवधान क्या होता है, सारी यदि बाढ़ आ जाए तो सारी फसल बाढ़ में डूब जाती है और पानी में भीग जाने से के कारण भंडारण में भी कमी आ जाती है। मिट्टी की संरचना में परिवर्तन, बाढ़ से मिट्टी भी प्रभावित होती है। समुद्री जल के कारण भूमि लवणी हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। पश्चिम बंगाल में 2000 में आई बाढ़ से 80,000 घर बह गए थे और राज्य को करीब 295 करोड़ रुपए की क्षति हुई थी। बाढ़ आपदा के दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव को कम करने के क्या उपाय हैं? तो देखिए, बाढ़ एवं तूफान के फलस्वरूप आने वाली आकस्मिक बाढ़ को छोड़कर अन्य बाढ़ों के लिए प्रायः एक समुचित चेतावनी अवधि होती है। भारत में केंद्रीय जल आयोग और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग बाढ़ की चेतावनी जारी करते हैं और केंद्रीय जल आयोग का बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान अंतर्राज्यीय बाढ़ संभावित नदियों पर स्थित 132 पूर्वानुमान केंद्र आधारित है। बाढ़ क्षेत्रों में बाढ़ की जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं, ये प्रयास किए जा रहे हैं। नदियों के ऊपर क्षेत्र में अनेक जलाशय बनाए जाना और सहायक नदियों और धाराओं पर अनेक छोटे छोटे बांध बनाए जाए जिससे मुख्य नदी में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। नदियों के ऊपर जल संग्रह क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जाए। फिर मैदानी क्षेत्रों में अनुपयुक्त भूमि और जल संग्रहण किया जाए। तटबंधों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए और तटबंधों के बीच फंसे हुए गांवों की सुरक्षा के लिए पूर्ण और आंशिक पूर्वावास किया जाए, मतलब पहले से ही कोई आवास बनाए जाए। नदियों के किनारे भूमि पर मानवीय बस्तियों के अतिक्रमण पर रोक लगाया जाए। नदियों के किनारे मानवीय बस्तियों को बसने से रोका जाए। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन विनाश पर नियंत्रण किया जाना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण के समय विस्फोटकों का सीमित प्रयोग कर भूस्खलन पर नियंत्रण किया जा सकता है। कछार और तटीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग कर नियंत्रण से जान मान का खतरा कम किया जा सकता है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में किसी भी बड़े विभाग कार्य की अनुमति नहीं देनी चाहिए, मतलब कोई भी ऐसे बड़े बड़े गांव या कोई भी उद्योग नहीं खोले जाने चाहिए जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं नदियों के किनारे। इस प्रकार से हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और बाढ़ के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है और किस प्रकार से किन कारणों से बाढ़ का आना होता है इसके बारे में हम जाने। अब आगे हम भूकंप के बारे में अध्ययन करवाएंगे। लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।